हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। ग्रो ऑफ फार्मा की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में। हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी सेकंड फिफ्थ सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट, जो हम लोगों ने एक पार्ट हम लोग कवर कर लिया है, हीमोडायनेमिक्स और इंट्रोडक्शन। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट के बारे में। तो इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या क्या बात की थी। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में देख लिया था और साथ में हमने हीमोडायनेमिक्स के बारे में भी देख लिया था। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो हार्ट की इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा हार्ट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ह्यूमन हार्ट के बारे में। वैसे तो आप लोगों को ये बातें सारी पता होंगी, क्योंकि ये हमारा जो है वो है एचएपी का पार्ट। एचएपी आप लोग पढ़ के आए हैं। मैंने लास्ट वीडियो में ही बोला था कि अगर एक बार आप लोग हार्ट को देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ यूज़ होने वाली हैं। ठीक है, तो फिर भी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन देके, फिर हार्ट की इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी पे आएंगे। ठीक है, चलो। तो ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ह्यूमन हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स द ब्लड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये हमारा क्या है? ह्यूमन हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो क्या करता है? पंप करता है ब्लड को किसमें? पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम या हमारी बॉडी में। ठीक, और मस्कुलर ऑर्गन जो होता है ये कौन से मसल से बना होता है? कार्डियक मसल से। मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी, अगर कहीं कार्डियक वर्ड आ गया तो वो हार्ट के लिए ही होता है। तो जो ह्यूमन हार्ट है वो कौन सी मसल से मिलकर बना होता है? वो बना होता है कार्डियक मसल से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इट इज सिचुएटेड इन थोरैसिक कैविटी बिटवीन टू लंग्स। कहाँ पे? थोरैसिक कैविटी में सिचुएटेड होता है, टू लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में। और जो स्पेस होता है जहाँ पे ये सिचुएटेड होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मीडिया स्टीनम। ठीक है, तो ये कहाँ सिचुएटेड होता है? थोरैसिक कैविटी में, टू लंग्स में। और जो स्पेस होता है वो होता है मीडिया स्टीनम। ठीक, तो ये जो हमारा स्पेस का नाम है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा हार्ट का एक जनरल इंट्रोडक्शन। और हमारा क्या करता है कि हमारी पूरा ब्लड सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में। इसके अलावा क्या काम करता है हार्ट? हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की भी सप्लाई करता है। क्योंकि जो हमारा न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी, वो किसके थ्रू जाते हैं? वो ब्लड के थ्रू ही जाते हैं डाइजेस्ट होने के बाद। ये हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था आप लोगों को। और साथ में ये हमारा क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज के लिए भी हेल्पफुल होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पार्ट्स, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट के बारे में। मतलब क्या है कि हार्ट के कौन कौन से पार्ट हैं, वो पार्ट कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीज़ें अब हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? सबसे पहला जो पार्ट है वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या है सबसे पहला पार्ट हमारा? क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ लोकेटेड होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल लोकेट होती है बॉटम चेंबर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। हार्ट के लेफ्ट साइड का जो बॉटम चेंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी हम लोग आगे डायग्राम देखेंगे तो ये वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब इसका फंक्शन क्या है? पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ब्रेन एंड द बॉडी। अब क्या काम करता है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है। हमने क्या करता है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है कहाँ पे? टू ब्रेन एंड बॉडी में थ्रू आयोटा। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रेन एंड बॉडी में सप्लाई करता है किसके थ्रू? आयोटा के थ्रू। आयोटा मतलब जो हमारी सबसे बड़ी आर्टरी होती है हमारी बॉडी में, उसको हम बोलते हैं आयोटा। ठीक, और दूसरा जो पार्ट है, दूसरा हमारा क्या हो गया? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल क्या होता है? लोकेशन कहाँ लोकेटेड होता है? ये हमारा होता है बॉटम चेंबर ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट। देखो, हार्ट के जो बॉटम चेंबर्स होते हैं उनको हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं, अपर चेंबर को बोलते हैं आर्टरीज। तो वही हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब जो बॉटम चेंबर कहाँ लोकेटेड होगा? लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। राइट वेंट्रिकल, बॉटम चेंबर ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, सिंपल सा। अब इसका फंक्शन क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या सप्लाई करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है किसके में? टू लंग्स। लंग्स को थ्रू पल्मोनरी वेन, नहीं सॉरी, यहाँ पल्मोनरी वेन नहीं होगा, जिसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ होगा पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, क्योंकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स में वो कौन लेके जाता है? पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है, यहाँ वेन नहीं होगा। ठीक, चलिए। तो राइट वेंट्रिकल का क्या काम हो गया? समझ में आ गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है टू लंग्स, किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ठीक, तो हमने दो पार्ट देख लिया, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो पार्ट क्या है? लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक, लेफ्ट आर्ट्रियम क्या होता है? टॉप चेंबर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। सिंपल सा, हमने बताया कि जो अपर चेंबर्स होते हैं उसको आर्ट्रियम और लोअर चेंबर को वेंट्रिकल्स। तो जो लेफ्ट आर्ट्रियम मतलब टॉप चेंबर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, राइट आर्ट्रियम मतलब टॉप चेंबर ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट। अब इसका फंक्शन क्या है? कलेक्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ट्रांसफर इट टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है कहाँ से? जो लंग्स से आ रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको कलेक्ट करता है और उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर कर देता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो बॉडी में चले जाते हैं। और राइट आर्ट्रियम का क्या काम है?
कलेक्ट डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड ट्रांसफर इट टू राइट वेंट्रिकल। अब ये हमारा जो बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है वो कलेक्ट करता है और फिर ट्रांसफर कर देता है किसको, राइट वेंट्रिकल को। ठीक, तो ये हमारा हमने चारों चैम्बर के बारे में हार्ट के देख लिया। अब जो हमारा अगला वो है वो क्या है, वॉल्स ऑफ हार्ट। हार्ट के जो वॉल्व्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, वॉल्स। अब सबसे पहले वॉल्स के बारे में बात करें उससे पहले वॉल्स क्या होते हैं थोड़ा इनको हम लोग देख लें। अब वॉल्स क्या होते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है, थोड़ा मैं इसको आप लोग को एक ब्लैंक स्क्रीन पे लेके बताता हूँ। ठीक, जैसे समझते हैं थोड़ा। अब जैसे मान लो मैं एक ऐसे ही जनरल एक हार्ट का बॉक्स वाला स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ठीक, सिंपल सा एक हमने बना दिया, ये हो गया हमारा हार्ट का वॉल का स्ट्रक्चर हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास राइट ऑट्रियम, ये हो गया लेफ्ट ऑट्रियम। ठीक, ये हो गई हमारे पास राइट वेंट्रिकल, ये हो गई हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो हमने जो देखा कि लेफ्ट ऑट्रियम से ब्लड किस में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और राइट ऑट्रियम से ब्लड किस में आता है, राइट वेंट्रिकल में। यही हमें पता है यही चीज़ें। इसी के बाद फिर वो सप्लाई हो जाता है अलग अलग पार्ट में जहाँ जाना होता है उसको। बट अगर कभी हार्ट में जैसे अगर मान लो वेंट्रिकल में बहुत ज़्यादा ब्लड आ गया, अब यहाँ से जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल इसको लेके जा रही है वो मान लो नैरो हो गई, उसमें कोई डिफेक्ट आ गया, तो अब इसमें तब क्या हो जाएगा, तब इसमें ब्लड एक्यूमुलेट हो गया। अब इसमें अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड एक्यूमुलेट हो गया तो क्या होना चाहिए, वो हमारा किस में जाने लगेगा, उसको वापस लेफ्ट ऑट्रियम में चला जाएगा। फिर वो अगर इसमें ज़्यादा लेफ्ट वेंट्रिकल में अगर ब्लड ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया तो क्या हो जाएगा, वो लेफ्ट ऑट्रियम में चला जाएगा। सिमिलरली अगर राइट वेंट्रिकल में ज़्यादा ब्लड एक्यूमुलेट हो गया तो राइट वेंट्रिकल में ज़्यादा ब्लड एक्यूमुलेट हो गया तो राइट ऑट्रियम में चला जाएगा ना। ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि यहाँ पे जहाँ से ये आते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वॉल्व्स। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व्स। और वॉल्व्स क्या कराते हैं, वॉल्व्स कराते हैं यूनी डायरेक्शनल फ्लो। ठीक, वॉल्व्स हमारा यूनी डायरेक्शनल होते हैं ना। वॉल्व्स हमारा यूनी डायरेक्शनल फ्लो मतलब जो फ्लो एक डायरेक्शन में ही रेगुलेट करते हैं, दोबारा रेगुलेट नहीं हो पाता। तो ये हमारा वॉल्व्स का यही मेन काम होता है कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। वॉल्व्स मेनली क्या करते हैं, वॉल्व्स मेनली बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हमने वॉल्व्स का फंक्शन देख लिया। वॉल्व्स किसके लिए प्रेजेंट होते हैं, मेनली बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए ब्लड के। अब इसमें सबसे पहला प्रेजेंट होता है बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व का और भी नाम होता है, क्या क्या नाम होता है, बाइकस्पिड वॉल्व को हम बोलते हैं मिट्रल वॉल्व और इनिशियल वॉल्व भी बोला जाता है। अब ये प्रेजेंट किसमें होता है, लेफ्ट ऑट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक, अब देखो वॉल्व्स पे कभी वैसे आपको शॉर्ट नोट्स इस तरह से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। जैसे बाइकस्पिड वॉल्व का तुम्हारा नाम पूछ लेगा कि मिट्रल वॉल्व ऑल्सो नोन एज, या बाइकस्पिड वॉल्व ऑल्सो नोन एज, ये आ सकता है। या तुमसे पूछ लिया कि मिट्रल वॉल्व इज सिचुएटेड बिटवीन, कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आपको वहाँ पे ये याद होना चाहिए कि लेफ्ट ऑट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दूसरा जो है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये होता है राइट ऑट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक, ट्राइकस्पिड वॉल्व किसके बीच में प्रेजेंट होता है, राइट ऑट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। फिर पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व क्या होता है, राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में प्रेजेंट होता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके जाती है, तो वहाँ पे जो वॉल्व प्रेजेंट होता है वो होता है पल्मोनरी वॉल्व। और अयोटा वॉल्व, अयोटा वॉल्व हमारा नाम से ही अयोटा है, तो ये किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अयोटा के बीच में प्रेजेंट होता है। तो सारे वॉल्व्स, जितने भी ये सारे वॉल्व्स हैं, सबका फंक्शन एक है। क्या फंक्शन ये है कि ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, मतलब ब्लड का यूनी डायरेक्शनल फ्लो कराते हैं। ठीक, और सबका फंक्शन एक है, और सबका आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सा वॉल्व कहाँ प्रेजेंट है, किसके किसके बीच में कौन सा वॉल्व प्रेजेंट है। ठीक, और ये साथ में बाइकस्पिड वॉल्व के लिए थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बाइकस्पिड वॉल्व को हम लोग क्या बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व और या इनिशियल वॉल्व बोला जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट देख लेते हैं, सेप्टम। सेप्टम क्या होता है कि जो मसल वॉल सेपरेटिंग द लेफ्ट एंड राइट चैम्बर ऑफ द हार्ट। अभी हमने देखा कि हार्ट का जो लेफ्ट चैम्बर होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑट्रियम, राइट ऑट्रियम कर रहे थे, उसको जो सेपरेट करता है, जो मस्कुलर वॉल्स होती है वो कौन सी होती है, वो उसको बोलते हैं सेप्टम। और ये मसल कौन सी मसल से मिलकर बना होता है, ये मसल्स होता है कौन सी मसल का, कार्डियक मसल का। ठीक है, तो ये हमारी सेप्टम भी किसके मिलकर बना होता है, कौन सी मसल्स का, कार्डियक मसल्स का। ठीक, तो हमने अभी तक हार्ट के बारे में ये सारी चीज़ें, बस एक क्विक रिवीजन था, क्योंकि ये सब आप लोग एचएपी में पढ़ के आए हैं ना। यहाँ पे फार्माकोलॉजी में इसका कोई वो नहीं था, पढ़ाने का कोई वो नहीं था, बट मैंने आपको इसलिए एक बार रिवाइज करा दिया ताकि चीज़ें रिकॉल हो जाए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। अब देखो, अब ये हमने डायग्राम देख लो। डायग्राम क्या है, हमने जो अभी पढ़ा वही सारी चीज़ें डायग्राम के थ्रू में है। सबसे पहले ये हमारा राइट ऑट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट ऑट्रियम हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया।
और यहाँ पे एक चीज़ जो थोड़ा नोटिस करने वाली है या ध्यान देने की, जो आर्ट्रियम या सॉरी जो वेंट्रिकल्स की वॉल्स होती हैं ना, वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं एज कम्पेयर टू आर्टरीज। ठीक, आर्टरीज की वॉल्स से वेंट्रिकल्स की वॉल क्या होती हैं, थिक होती हैं। क्योंकि जो आर्टरीज में सॉरी वेंट्रिकल्स में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो फास्ट होता है, तो इसीलिए जो वेंट्रिकल्स की वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। ठीक, चलो अब अगला जो है हमारा पल्मोनरी वॉल्व, हमने किसके में देखा, पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है, और पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व होता है, पल्मोनरी वॉल्व, ये प्रेजेंट है। ये हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया, इधर हमारा ये मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व हो गया, ये हमारा एओर्टिक वॉल्व हो गया, ऐसे सारा ये हमारा एओर्टा हो गया, सुपीरियर वेना कावा। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, क्लास 9 से ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, तो हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, हमें टाइम नहीं वेस्ट करते। ठीक, चलो अब ये हमारा सर्कुलेशन हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हार्ट में किस तरह से, हार्ट से पूरी बॉडी में जो डबल सर्कुलेशन है वो यहाँ पे दिखाया गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा डबल सर्कुलेशन का एक डायग्राम, एक बार इसको भी क्विक रिवीजन में लेके फिर हम लोग इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी पे पहुँच चलेंगे फटाफट। ठीक, क्या है ये हमारा, अब देखो सबसे पहले हमारा, पहले तो ये हार्ट को एक बॉक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया गया, राइट ऑट्रियम, लेफ्ट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, अपर एंड लोअर चैम्बर। तो यहाँ पे देखो जो हमारा ये रेड लाइन रिप्रेजेंटेड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब ये जो ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड आ रहा है। देखो सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया आर्टरी मतलब आयोटा के थ्रू, किसमें, हमारी बॉडी में। अब बॉडी में आने के बाद वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया ना, यूज हो गया, तो उसमें ऑक्सीजन खत्म हो गई, वो वापस वेन्स के थ्रू किसमें गया, वेना कावा के थ्रू गया यहाँ पे राइट ऑट्रियम में, राइट ऑट्रियम से वो आया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वो फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आया किसमें, लंग्स में, और लंग्स से फिर वो पल्मोनरी वेन के थ्रू चला गया लेफ्ट ऑट्रियम में, लंग्स में वो फिर ऑक्सीजनेटेड हो गया, प्यूरिफाइड हो गया, फिर वहाँ से वो आ गया किसमें, लेफ्ट ऑट्रियम में, और फिर इसी तरह से पूरी साइकिल चलती रहती है और हमारा ब्लड इस तरह से हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। ठीक, तो ये सारी काफ़ी बेसिक सी चीज़ें थी जो हमने कवर कर ली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किसमें, अब हम लोग मेन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, पॉइंट जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है किसके बारे में, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट के बारे में। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करें। अब देखो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, ये अगर हम देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, कौन से दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक हुआ है इलेक्ट्रो, दूसरा हुआ है फिजियोलॉजी। ठीक है, इलेक्ट्रो और दूसरा मिला हुआ है फिजियोलॉजी। अब देखो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी मतलब फिजियोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेशन, जो हमारी हार्ट में इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो रही हैं उसी की फिजियोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। अब देखो कार्डियो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इज द मेथड ऑफ इलिस्ट्रेटिंग, डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो रहा है ना उसका इलिस्ट्रेट करना, मतलब उसको डिफाइन करना, डायग्नोस करना, पता लगाना, अगर कोई उसमें बीमारी हो रही है, कोई डिसबैलेंस हो रहा है तो उसको डायग्नोस करना और फिर उसको ट्रीट करना, ये सब चीज़ किसके अंदर आता है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। मतलब सिंपल सा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में हम इतना समझेंगे कि जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो रही हैं हमारी हार्ट में उसी के बारे में स्टडी करते हैं किसके में, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट में। ठीक, अब देखो कार्डियक मसल्स में हमने देखा था कि जो हमारी हार्ट की मसल्स होती है कार्डियक मसल्स ना, वो क्या होते हैं, कार्डियक मसल्स होती हैं। अब कार्डियक मसल्स के बारे में जो लिखा हुआ है इससे पढ़ें, इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ। ठीक, तो पहले उसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी कार्डियक मसल्स के बारे में चीज़ें क्या है, सबसे पहले हमारी कार्डियक मसल्स, पहला हमने देखा था कि ये हमें पता है कि उसमें क्या होता है, वो उसमें कार्डियक मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, ठीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। ठीक, कार्डियक मसल्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, ये हमें पता हुआ है। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है, ये इनमें होती है ऑटोमेटिसिटी। कार्डियक मसल्स में क्या होती है, जो हार्ट की कार्डियक मसल्स हैं उनमें क्या होती है, ऑटोमेटिसिटी होती है। अब ये ऑटोमेटिसिटी क्या है, अब देखो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की अगर हम बात कर लें तो ये हमें पता है कि जो हार्ट की मसल्स है वो कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रही हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं ऑटोमेटिसिटी। अब देखो ऑटोमेटिसिटी में वर्ड आ रहा है ऑटोमेटिक। ठीक, इसमें कौन सा एक वर्ड आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है ऑटोमेटिक। अब ऑटोमेटिक का मतलब हमें पता है कि जिसमें हमारा कोई रोल ना हो, अपने आप वो काम करता रहे। अब देखो हार्ट का जो मसल्स होती हैं, हार्ट की मसल्स होती हैं, हम उन्हें तो बोलते नहीं कि हार्ट को कि भाई अब कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, अब रिलैक्स हो जाओ, अब कॉन्ट्रैक्ट हो। अब जैसे हमारा हाथ हमें मूव करना है तो हम हाथ अपने मन से मूव कर लेते हैं जब हमें मूव करना होता है, बट हार्ट को हम अपने मन से मूव कराते हैं क्या, कि भाई अब कॉन्ट्रैक्ट हो जा, अब रिलैक्स हो जा, अब धड़क ले, अब ना धड़को, ऐसा तो होता नहीं है। हार्ट अपने आप काम करता है, वो कंटिन्यू 24/7 लगातार काम करता रहता है, जब से हमारी लाइफ स्टार्ट हुई टिल डेथ वो क्या करता है, कंटिन्यू हमारा काम करता रहता है, तो ऑटोमेटिसिटी वो उसमें मेंटेन रहती है, तो उसी को बोलते हैं ऑटोमेटिसिटी। मतलब क्या होता है, जो हार्ट की इम्पल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, सेल्फ जनरेटेड होती हैं।
ना, हार्ट की जो इम्पल्स होती हैं वो क्या होती है, सेल्फ जनरेटेड होती हैं, ठीक है। और ये किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस पर, ठीक, किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस मतलब कोई बाहर जो छेड़छाड़ हो रही है, स्टिमुलस हो रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक। क्या होता है, उस पर डिपेंड नहीं करता है, बट उससे इफेक्ट करता है, मतलब उस पर डिपेंड नहीं होता बट उससे क्या होता है, इफेक्ट होता है। अब देखो दोनों चीजें समझने की बात है यहाँ पे, ठीक है। मतलब क्या होता है कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस जो हो रहा है, उस पर बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं उस पर डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर कंट्रोल इसका नहीं है, मतलब हमारा कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर, सॉरी, ठीक। तो अफेक्ट करता है, मतलब क्या हुआ, अफेक्ट कैसे होता है कि अगर जैसे हम रनिंग कर रहे हैं तो हमारा क्या हो गया कि हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो फास्ट हो गई, हार्ट बीट हमारी फास्ट हो गई। तो ये क्या हुआ, ये एक्सटर्नल स्टिमुलस से अफेक्टेड हो गया, ठीक। एक्सटर्नल स्टिमुलस से क्या हो गया, ये अफेक्टेड हो गया। हम आराम से सो रहे हैं तो हमारी क्या होगी, हार्ट बीट नॉर्मल रहेगी, तब तो फास्ट नहीं रहेगी। तो क्या हो गया, ये एक्सटर्नल स्टिमुलस से अफेक्टेड हो गया। ये चीज़ें समझ में आ गई। मतलब क्या हुआ कि ये किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस पे डिपेंड नहीं करता, बस उससे अफेक्टेड होता है, ठीक। तो ये हार्ट की जो मसल्स हो गई, दो चीज़ें हमने समझ में आ गया, क्या कॉन्ट्रैक्शन हो गया, रिलैक्सेशन हो गया, और साथ में ऑटोमेटिसिटी हो गई। ऑटोमेटिसिटी मतलब क्या होती है, जो हार्ट का जो रोल है, सारी चीज़ें उसमें क्या होती है, सेल्फ जनरेटेड होता है। वो हार्ट जो भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन हो रहा है उसमें वो सेल्फ जनरेटेड होता है, और साथ में किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस पे ये डिपेंड नहीं करता बट उससे अफेक्टेड होता है, ठीक। ये चीज़ें हमने समझ ली दोनों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे कि हार्ट की जो कार्डियक मसल्स होती हैं उसमें क्या होता है, दो चीज़ें की सेल्स जो होती हैं, मसल्स में सेल्स होती हैं, ये तो पता है ना, बेसिक सी चीज़ें। तो कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स और कंडक्टिंग सेल्स, कौन कौन सी दो सेल्स होती हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स, दूसरा होता है कंडक्टिंग सेल्स, ठीक। तो कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स क्या कराती, वही कॉन्ट्रैक्ट कराएंगी, और साथ में हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ये कौन सी सेल्स कराती, कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स। कंडक्टिंग सेल्स की बात कर लें, कंडक्टिंग सेल्स का काम क्या है कि ये जो नर्व इम्पल्स डिफरेंट सेल्स ऑफ हार्ट में ट्रांसफर कराना। अब देखो क्या होता है कि वो किसी बाहर से तो डिपेंड नहीं करता है, बट उसके अंदर एक कोई ना कोई कंडक्शन मीडियम होना जरूरी है ना। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, सबसे पहले क्या होती है, आर्टरीज कंट्रैक्ट होती हैं तो वेंट्रिकल्स में ब्लड आता है, फिर वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होती है तो बॉडी में ब्लड जाता है। तो ये एक पैटर्न फॉलो करते हैं पूरा, और कितने सेकंड के लिए किसको कॉन्ट्रैक्ट कराना है, ये सारी चीज़ें फिक्स रहती हैं। तो ये कैसे होता है, उनके अंदर कोई ना कोई कंडक्टिंग मैकेनिज्म है, तभी तो चीज़ें हो रही हैं। हार्ट के अंदर कोई ना कोई कंडक्टिंग मैकेनिज्म है, ऐसा होना जरूरी है। नहीं पता चला आर्टरीज और वेन्स एक साथ कंट्रैक्ट हो गई या एक साथ रिलैक्स हो गई तो ये तो डिसबैलेंस हो जाएगा, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसी के लिए उनमें क्या होता है, कंडक्टिंग सेल्स होता है जो प्रॉपर इंपल्स जनरेट होता है, फिर वो ट्रांसमिट होता है। कंडक्टिंग सेल्स में क्या क्या होता है, एसए नोड होता है, एवी नोड होता है, बंडल ऑफ हिज और पर्किंस फाइबर होती है, सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या है अब इंपल्स जनरेशन। अब देखो हार्ट के अंदर क्या होता है, एक इंपल्स जनरेट होता है, फिर वो ट्रांसमिट होता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है। तो इंपल्स कहाँ से जनरेट होता है, ऐसे नोड से। इंपल्स हमारा जनरेट होता है ऐसे नोड से, जिसको हम पेसमेकर भी बोलते हैं। ऐसे नोड से आया इंपल्स कहाँ, ऑट्रिया में, जो फिर ऑट्रिया में आया तो ऑट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुई, फिर वहाँ से धीरे धीरे इंपल्स ट्रांसमिट हुआ स्लोली किसमें, एवी नोड में। एवी नोड से फिर वो गया बंडल ऑफ हिज में, और बंडल ऑफ हिज के बाद वो गया वेंट्रिकल्स में। तो वहाँ से क्या हो गया, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो ये हो गई हमारा इंपल्स जनरेशन और कॉन्ट्रैक्शन का एक प्रोसेस कि कैसे हार्ट में इंपल्स जनरेट होती है, फिर वो किस पाथवे से ट्रांसमिट होती हैं, ठीक। जनरेट कहाँ से होती हैं, ऐसे नोड से, जिनको हम पेसमेकर भी बोलते हैं। फिर वहाँ से वो आर्टरिया, आर्टरिया से फिर एवी नोड से बंडल ऑफिस, और बंडल ऑफिस से वेंट्रिकल्स, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई क्लियर, एक कहाँ से इंपल्स का पाथवे और जनरेशन, ठीक। आगे चले हम लोग। अब आगे आ गया कार्डियक एक्शन पोटेंशियल के बारे में, ठीक। कार्डियक एक्शन पोटेंशियल मतलब जो हमारी कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कंडक्शन हो रहा है उसमें जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो किस तरीके से होगा, मतलब कब वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, कब रिलैक्स होगा, ये सारी चीज़ें क्या है, कार्डियक कंडक्शन कैसे उसमें इंपल्स कंडक्ट होंगी, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक। अब देखो इसमें हम लोग आगे बढ़े उससे पहले दो तीन चीज़ें समझ लेते हैं, ठीक। क्या समझ लेते हैं, सबसे पहले दो टर्म इसमें आने वाले हैं, उसको थोड़ा ध्यान दे लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। सबसे पहला जो टर्म है वो हमारा क्या है, एक हमारा डीपोलराइजेशन, एक टर्म है हमारा डीपोलराइजेशन, अभी आएगा आगे, ठीक। और एक है हमारा कौन सा, रीपोलराइजेशन। दो टर्म है हमारे ना, एक है डीपोलराइजेशन, एक है रीपोलराइजेशन। अब देखो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन मतलब क्या होता है, सिंपल सा,
डीपोलराइजेशन मतलब कोई भी सेल कब डीपोलराइज होगी, और रीपोलराइजेशन मतलब कोई भी सेल्स कब रिपोलराइज हो रहा है। एक स्टेट ऑफ सेल होता है डीपोलराइज और रिपोलराइज होना। तो सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, डीपोलराइज मतलब एंट्री ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डी एडिशन ना। तो डी मतलब एडिशन, किसके एडिशन, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर एंट्री ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अगर किसी भी सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी डीपोलराइज हो जाएगी। और एंट्री ऑफ निगेटिव चार्ज, अगर किसी सेल के अंदर क्या आ रहा है, निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो वो सेल क्या हो जाएगी, रिपोलराइज हो जाएगी। डीपोलराइज मतलब क्या होती है, सेल में मेनली एक्साइट हो जाती है सेल्स, और रिपोलराइज मतलब सेल आराम से रिलैक्स हो जाती है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है मतलब क्या हो रही है, सेल डीपोलराइज हो रही है, और निगेटिव चार्ज आ रहा है मतलब सेल क्या हो रही है, रिपोलराइज हो रही है। तो डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कार्डियक एक्शन पोटेंशियल के बारे में। ठीक, तो इस ग्राफ को समझने से पहले थोड़ा इसके बारे में समझ लो, फिर चीज़ें समझ में आ रही। तो जो कंप्लीट जो कार्डियक एक्शन पोटेंशियल है वो किस में फेज में है, वो है 5 फेज में। कितने टोटल फेजेस नंबर कितने हैं, 5। बट फेज अगर हम लोग देखेंगे तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है और 4 तक। मतलब टोटल फेजेस कितने हैं, 5 हैं, बट स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से 4 तक। तो सबसे पहले फेज 0। ठीक, फेज 0 क्या होता है कि मतलब नॉर्मल, सबसे पहले सेल हमारी क्या है, रिलैक्स कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में पड़ी हुई है। ठीक, अब सेल हमारी रेस्ट कंडीशन में पड़ी हुई है, उसमें कुछ है नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो नॉर्मल पड़ा हुआ है। अब फेज 0 से स्टार्ट हुआ। फेज 0 में क्या हुआ कि वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल, जैसे अगर हम लोग यहाँ देखें तो अब देखो ये हमारा जो है, ये जो लाइन है ये यहाँ से ऐसे बना हुआ है ना। इससे पहले क्या है, सेल रेस्ट में पड़ी हुई है, नॉर्मल सेल रेस्ट में पड़ी हुई है। अब यहाँ से क्या हुआ, फेज 0, फेज 0 ये स्टार्ट हुआ ना, ये है फेज 0। अब फेज 0 में हम लोग क्या देखते हैं कि वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल अंदर आता है। अब सोडियम आयन अंदर आया मतलब सोडियम आयन क्या है, सोडियम हमारा पॉजिटिव चार्ज। अभी हमने देखा था कि पॉजिटिव आया मतलब क्या हुआ, डिपोलराइजेशन हुआ। हमने देखा था एडिशन पॉजिटिव डिपोलराइजेशन। तो क्या हुआ, सोडियम अंदर आया, डिपोलराइजेशन हुआ, तो हमारा क्या हुआ कि जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो बढ़ने लगा। हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है हमारा -90 मिली वोल्ट। ठीक, रेस्टिंग मेम्ब्रेन मतलब जब हमारी कोई भी मेम्ब्रेन या सेल एकदम रेस्ट कंडीशन में, तो उसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, -90 मिली वोल्ट। ठीक, तो यहाँ से वो क्या हुआ, जब फटाफट रैपिड क्या हुआ कि वो डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया, सोडियम अंदर आया, डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ना चालू हुआ, मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ना चालू हुआ, और एक यहाँ तक लिमिट तक बढ़ा 0, तो +20 मिली वोल्ट ना, 20 मिली वोल्ट तक वो बढ़ा। ठीक, -90 मिली वोल्ट से +20 मिली वोल्ट तक वो आगे गया। तो ये फेज 0। फेज 0 में क्या हुआ, फेज 0 में क्या हुआ, यहाँ से फिर से देखो, फेज 0 में क्या हुआ, सबसे पहले वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल ओपन हुआ। रैपिड मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन टू एक्स्ट्रा इंट्रा सेलुलर रीजन। मतलब क्या हुआ कि सोडियम आयन का फटाफट मूवमेंट हुआ एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन, मतलब बाहर से सोडियम आयन फटाफट अंदर आया। और क्या हुआ, रैपिड डिपोलराइजेशन हुआ, सोडियम अंदर मतलब सोडियम पॉजिटिव चार्ज, डिपोलराइजेशन हुआ। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है कितना, 1 to 2 मिली सेकेंड। हमने रैपिड मूवमेंट लगाया इसीलिए क्योंकि ये 1 to 2 मिली सेकेंड में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है फेज 0। फेज 0 कंप्लीट हो गया, सोडियम आयन अंदर आ गया, डिपोलराइजेशन हो गया। अब अगला जो फेज आता है वो होता है फेज 1। अब फेज 1 में क्या होता है, हमने यहाँ देखा था फेज 0 हो गया, अब फेज 1 की बात कर लें। अब फेज 1 में क्या होता है, जो सोडियम आयन अंदर आने लगता है, सोडियम आयन का चैनल क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, सोडियम आयन रुक जाता है, जो सोडियम आयन आता था वो रुक जाता है। अब क्या होता है, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, अब सेल के अंदर जो होता है वो पोटेशियम आयन सेल के अंदर से बाहर जाने लगता है। फेज 1 में क्या होता है कि पोटेशियम आयन सेल के अंदर से बाहर जाने लगता है, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। और उसके बाद साथ में इनफ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन, और इफ्लक्स मतलब पोटेशियम आयन बाहर जाने लगता है, क्लोराइड आयन अंदर आने लगता है। कैसे, देखो, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन फ्रॉम द सेल एंड इनफ्लक्स ऑफ द क्लोराइड आयन। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक बार इसको भी 2 पॉइंट और समझ लो कि एक है इफ्लक्स, ठीक है, क्या है, एक है इफ्लक्स और दूसरा है इनफ्लक्स। ठीक, इफ्लक्स मतलब आउट ऑफ सेल, मतलब कहीं अगर इफ्लक्स वर्ड आ गया मतलब सेल के बाहर, और इनफ्लक्स मतलब इनसाइड सेल। मतलब अगर इफ्लक्स आ रहा है मतलब सेल के बाहर जा रहा है, और इनफ्लक्स मतलब क्या हो रहा है, सेल के अंदर आ रहा है। ठीक, तो हमने क्या देखा कि इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन मतलब पोटेशियम आयन बाहर जाने लगा और क्लोराइड आयन अंदर आने लगा। अब हमें ये पता है कि क्लोराइड आयन मतलब निगेटिव चार्ज,
निगेटिव चार्ज मैंने आपको अभी बताया था कि अगर निगेटिव मतलब रिपोलराइजेशन। अब क्या हो गया कि सोडियम अंदर आना बंद हो गया, क्लोराइड आने लगा, मतलब पॉजिटिव सेल के अंदर क्या हो गया, घट गया, और निगेटिव सेल के अंदर से बढ़ गया। तो क्या होगा, पॉजिटिव घटा निगेटिव बढ़ा तो रिपोलराइजेशन, पॉजिटिव बढ़ा तो डीपोलराइजेशन। ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको? सारा एकदम देखो कॉन्सेप्ट दिमाग में बना के चलो, कुछ नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा लोग लोड ले लेते हैं बट कुछ है नहीं इसमें, बस कॉन्सेप्ट बना लो एक बार, सब क्लियर हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट है कि देखो सबसे पहले फेज 0 नॉर्मल सेल थी रेस्ट में, सोडियम आयन चैनल खुला, सोडियम आयन फटाफट अंदर आने लगा। जब सोडियम अंदर आने लगा तो क्या हुआ, सोडियम पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसीलिए क्या हो गया, डिपोलराइजेशन होने लगा। ठीक, अब उसके बाद डिपोलराइजेशन हो गया, अब फेज 1 आता है। फेज 1 में क्या हुआ कि सेल के अंदर से पोटेशियम आयन बाहर जाने लगता है और क्लोराइड आयन अंदर आने लगता है। क्लोराइड आयन मतलब निगेटिव चार्ज, और जब क्लोराइड आयन अंदर आने लगा तो क्या हुआ, निगेटिव मतलब रिपोलराइजेशन होने लगा। ठीक, दो चीज़ें, दो स्टेज हमारी क्लियर हो गई। तो हमने देखा फेज 1 देख लिया, हमने फेज 0 देख लिया, रिपोलराइजेशन हो गया। आगे अब आता है फेज 2। अब फेज 2 को हम एक स्पेसिफिक नाम से जानते हैं ना, फेज 2 को एक स्पेसिफिक नाम से जानते हैं, उसको कौन सा नाम होता है, प्लेटिव स्टेज। ठीक, क्यों फेज 2 को हम लोग एक प्लेटिव स्टेज को नाम से जानते हैं, क्यों, देखो क्योंकि यहाँ पे जो देखो ये यहाँ से लेके एक ये यहाँ तक ऐसा एक प्लेटिव जैसा फॉर्म कर ले रहा है ना, तो ये प्लेटिव जैसा फॉर्म कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटिव स्टेज बोलते हैं। और इसमें क्या हो जाता है, इसमें कैल्शियम आयन क्या होता है, इसमें जो होता है वो कैल्शियम आयन सेल के अंदर आने लगता है। ठीक, सेल के अंदर से क्या होता है, कैल्शियम आयन आने लगता है, पोटेशियम आयन बाहर जाने लगता है। ठीक, सेल के अंदर इसमें कैल्शियम जो ये फेज 2, अगर हम फेज 2 की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि कैल्शियम Ca2+ अंदर आने लगता है। ठीक है, एक बार मैं इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ। ठीक, देखो अब फेज 2 में क्या होता है कि हमारा जो कैल्शियम आयन अंदर आने लगता है और पोटेशियम आयन बाहर जाने लगता है। तो इसमें अब देखो कैल्शियम अंदर आया, कैल्शियम क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, Ca2+, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, फिर से डिपोलराइजेशन होगा। तो प्रोलॉन्ग डिपोलराइजेशन, ये क्या होता है, डिपोलराइजेशन को प्रोलॉन्ग कर देता है, मतलब लंबे समय तक डिपोलराइजेशन को खींच देता है, इसीलिए इसको प्लेटू, क्योंकि यहाँ से लेके ये यहाँ तक पूरा डिपोलराइजेशन कॉज कर देता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लेटू स्टेज भी बोलते हैं। और इसके बारे में एक स्पेसिफिक कैरेक्टर ये भी होता है कि ये जो प्लेटिव स्टेज होता है ये केवल हमारा किस में देखने को मिलता है, केवल और केवल कार्डियक मसल्स में देखने को मिलता है, स्केलेटल मसल सेल्स में नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए दोनों के बीच का ये डिफरेंस होता है। तो कभी कभी एमसीक्यू में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि जो हमारा कार्डियक मसल्स और नॉर्मल स्केलेटल मसल्स में कौन से फेज से डिफरेंस मिलता है, तो फेज 2 से डिफरेंस मिलता है प्लेटिव सेल से। ठीक, प्लेटिव स्टेज सॉरी सेल नहीं। ठीक, अब जो फेज हमारा तीसरा है, तीसरा क्या हो, देखो एक बार हमारा जो ग्राफ इधर अगर हम लोग देखें तो क्या हुआ, यहाँ से उठा, अब उठ के फिर वो नीचे यहाँ से ग्राफ यहाँ से उठा, अब यहाँ से उठ के फिर ये नॉर्मल आ गया, अब फिर ये नॉर्मल फिर से वापस नीचे आने वाला है। तो हमारा यहाँ से उठा था तो क्या हुआ था, डिपोलराइजेशन हुआ था, फिर ये डिपोलराइजेशन, थोड़ा सा रिपोलराइजेशन हल्का सा हुआ, फिर ये डिपोलराइजेशन कंटिन्यू हुआ। अब इसको नीचे लाना है तो फिर से क्या होगा, फिर से रिपोलराइजेशन होगा ना, तो फिर से रिपोलराइजेशन होगा, तो फेज 3 अब हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा फेज 3। फेज 3 क्या होगा, रैपिड रिपोलराइजेशन, मतलब बहुत ही फास्ट तरीके से रिपोलराइजेशन होगा। इसमें क्या होगा, पोटेशियम आयन बाहर जाएगा ना, पोटेशियम बाहर जाएगा, और साथ में इनएक्टिवेशन ऑफ कैल्शियम आयन चैनल। अब जो कैल्शियम आयन से कैल्शियम सेल के अंदर आ रहा है उसको इनएक्टिवेट कर दिया, तो जब उसको इनएक्टिवेट कर दिया, पोटेशियम को बाहर कर दिया, मतलब Ca2+ भी घट जाएगा सेल के अंदर, Ca2+ भी घट गया और K+ भी घट गया। जब दोनों चीज़ें घट गई सेल के अंदर तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, पॉजिटिव घटा मतलब डिपोलराइजेशन, सिंपल सा। अगर पॉजिटिव घटा मतलब निगेटिव बढ़ा, निगेटिव बढ़ा मतलब क्या हो गया, रिपोलराइजेशन, और पॉजिटिव बढ़ा मतलब डिपोलराइजेशन। तो जब ये दोनों रुक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सिंपल सा रिपोलराइजेशन होने लगेगा। और फेज 4 आता है, फिर लास्ट में रेस्टिंग फेज आता है, मतलब सेल फिर से वापस रेस्ट में आ जाती है, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव हो जाता है कितना, -90 मिलीवोल्ट। इसमें क्या होता है, सोडियम और कैल्शियम सेल के बाहर चले जाते हैं, पोटेशियम सेल के अंदर वापस आ जाता है। क्यों, देखो क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे पहले में सोडियम अंदर आया, स्टार्टिंग में क्या हुआ, सोडियम अंदर आया, फिर यहाँ से क्या हुआ, पोटेशियम बाहर गया, और यहाँ से फिर कैल्शियम अंदर आया। अब यहाँ से अब लास्ट में क्या होता है कि हमारा जो कैल्शियम और सोडियम बाहर चले जाते हैं, पोटेशियम वापस सेल के अंदर आ जाता है, बैलेंस मेंटेन, सेल वापस से रेस्टिंग स्टेज में खत्म। ठीक, तो ये था हमारा कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। ठीक, अब एक बार फटाफट इसको सिंपल सा देखो, आंख बंद करो और सिंपल सा मेरे साथ रिकॉल करो, कार्डियक एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कितने फेज होते हैं, फेज 0, फेज 1, 2, 3, 4, मतलब नंबर ऑफ फेजेस 5 होते हैं।
ठीक। फेज 0 सेल रेस्ट में थी। सबसे पहले क्या हुआ, सोडियम आयन चैनल खुला, सोडियम आयन फटाफट अंदर आया, सोडियम पॉजिटिव चार्ज होता है इसीलिए अंदर आया और वो क्या हो गया, डिपोलराइजेशन कॉज किया। उसके बाद आता है फेज 1। फेज 1 में क्या हुआ कि पोटेशियम सेल के बाहर जाने लगा और क्लोराइड आयन सेल के अंदर आने लगा। और जब क्लोराइड आयन सेल के अंदर आने लगा, मतलब इन्फ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन हुआ, तो क्या हुआ, वहाँ पे रिपोलराइजेशन हो गया। ठीक। अब सेकंड फेज 2 क्या होता है, एक प्लेटिव स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम आयन चैनल खुल जाता है और कैल्शियम आयन सेल के अंदर आने लगते हैं और इससे डिपोलराइजेशन थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाता है। और यही प्लेटिव स्टेज हमारा कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल को डिफरेंट करता है। क्यों? क्योंकि ये केवल कार्डियक मसल में देखने को मिलता है। ठीक। फिर आता है फेज 3। फेज 3 में क्या होता है, पोटेशियम आयन बाहर जाने लगता है और जो कैल्शियम आयन चैनल खुले रहते हैं वो भी बंद हो जाते हैं। इससे क्या हो जाता है कि सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज घट जाता है, निगेटिव बढ़ जाता है, तो रिपोलराइजेशन होता है। ठीक। फिर फेज 4 जो होता है वो रेस्टिंग फेज होता है। इसमें क्या होता है, सेल वापस रेस्टिंग स्टेज में आ जाती है, मतलब -90 मिली वोल्ट रेस्टिंग पोटेंशियल बन जाता है उसका। इसमें सोडियम एंड कैल्शियम आयन जो होते हैं वो सेल के बाहर चले जाते हैं और पोटेशियम जो होता है वो सेल के अंदर वापस चला आता है। ठीक। तो ये कुल मिला के पूरा खत्म हो गया हमारा कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, खत्म बात। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट इसमें रिगार्डिंग है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, लास्ट टॉपिक अब देखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसमें भी देखो ये तीनों टर्म काफ़ी रिलेटेड रखते हैं और थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं, जिसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। जो हम ईसीजी निकलवाते हैं, मतलब हार्ट की इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ही तो मेजर करते हैं ईसीजी के थ्रू, तो उसी की बात हुई। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होती है, टेक्निक टू स्टडी द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट, मतलब ऐसी टेक्निक जिससे हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं, वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, अब देखो यहाँ जो मेन कंफ्यूजन होता है, ग्राफ यहाँ पे आ गया तो ग्राफ से हमें लगता है कि ये रीडिंग है, बट ऐसा नहीं है। ग्राफ इसमें थोड़ा उल्टा चलता है, ये ना, ये कुछ उल्टा काम हो गया था इसके साथ। क्या हो गया था कि ये जो ग्राफ होता है मशीन या इंस्ट्रूमेंट का नाम है, ग्राम यहाँ पे रीडिंग होती है, तो ईसीजी में क्या होता है, ग्राम होता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऐसा है वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को। तो ये जो है ये हमारा क्या है, ये ईसीजी है। ठीक है ना, ईसीजी तो दोनों हो गया, बट ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। ठीक, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है और ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, ये मशीन है जिसके थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या है, टेक्निक है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को स्टडी करने के लिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, एक मशीन इंस्ट्रूमेंट है जिससे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, जो ग्राफ रिकॉर्ड होकर हमें मिलता है वो हमारा ईसीजी निकाली जाती है हार्ट की। ठीक, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, हमारा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बाकी पूरा लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं तो, और उसके बाद अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो कैसा लगा, क्या और चीज़ें आपको चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए हो, जो हमारे जिस नोट्स को अभी आप लोगों ने पढ़ा, अगर ये आपको पीपीटी या पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए हो तो ग्रो ऑफ फार्मा के टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स और के साथ साथ यहाँ मैं डेली क्वेश्चंस और भी साथ में कई इंपॉर्टेंट बुक्स की पीडीएफ, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके साथ आप हमें से इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में वहाँ पे भी मैं डेली क्विजेज़ और साथ में कुछ वहाँ पे मजाक मस्ती और टाइम पास की चीज़ें भी आती रहती हैं, तो एक बार उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, तो फिर आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका अगला टॉपिक हम लोग वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय।